हेलो। इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी एक और इशू में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक लाइक कैन पॉवर्टी बी इरेडिकेटेड बाय प्रिंटिंग मनी? दिस टॉपिक is slightly related to the monetary system in India. If I talk about the monetary system in India, then this topic is also very important for UPSC CSE examination. Those aspirants who are preparing for UPSC CSE examinations, then those students must have a sound understanding of monetary system in India, its components, its function, and all these type of topics. So अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं और आप किसी भी इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो भी आपको इस टॉपिक को समझना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक का जो मीनिंग है, जो इस टॉपिक जो है, इसका मतलब यह है कि क्या हम पैसे को छापकर गरीबी को दूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन की यह बात है, मतलब हर मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में यह सोचता है, आप भी सोचे होंगे कि क्या अगर गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है तो क्यों ना पैसे को ही छाप कर गरीबी को दूर कर सकते हैं। ऐसा ख्याल हर किसी के मस्तिष्क में कभी न कभी आता है। आपको भी आया होगा, मुझे भी आया था। बहरहाल इस टॉपिक को आपको इसलिए भी समझना तो चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ अपने अर्थव्यवस्था को समझने में आपको मदद कर सके। अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं किसी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समाज में एक बेहतर समझ बनाने के लिए, तो भी आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो क्योंकि यह वीडियो जो है मनी के प्रिंटिंग से रिलेटेड है और क्या मनी को प्रिंट करके ही हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते, ऐसे ख्याल रखने से ऐसा कुछ संभव तो है नहीं कि हम मनी से को प्रिंट करके गरीबी दूर कर सकते हैं, परंतु इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों यह ज़रूरी नहीं है, क्यों यह सही नहीं है कि हमें मनी प्रिंट करके ही पॉवर्टी को और हमें अपने डेवलपमेंट को करनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। इस टॉपिक मॉनेटरी सिस्टम से संबंधित है, तो समझते हैं कि मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रल बैंक होता है। मॉनेटरी सिस्टम में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसा हमारे यहाँ आरबीआई है। और यह जो मॉनेटरी सिस्टम में जो सेंट्रल बैंक होता है, जो आरबीआई होती है, उसका काम ही यही होता है कि करेंसी ऑथोरिटी, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इकोनॉमी में मनी ज़्यादा है या कम है उस चीज़ को रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को चेक करना, ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी सिस्टम में वह सेंट्रल बैंक करती है। क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम में हमें प्रिंटिंग ऑफ मनी को समझना है कि प्रिंटिंग ऑफ मनी के जो एक टॉपिक है जिससे हम मनी को प्रिंट करके पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ मॉनेटरी सिस्टम प्रिंटिंग ऑफ मनी से संबंधित है, तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शंस आता है जो आरबीआई मनी प्रिंट कर सकती है, उस चीज़ को समझते हैं। अब क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम जो है क्या है वो तो मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी सिस्टम में एक सेंट्रल बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। लेकिन जो मॉनेटरी सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के मॉनेटरी सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एक मॉनेटरी सिस्टम है कमोडिटी मनी, एक फियाट मनी, एक रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी जो सिस्टम है, इसमें यह होता है कि उस जो भी करेंसी हो, जो भी पैसे हो, उस पैसे को आपको प्रिंट करने के लिए आप उस पैसे को एक यू कैन से एक ऐसे चीज़ पर उस पैसे को बनाते हैं जो ऑलरेडी उसकी वैल्यू उतनी हो। मीन्स कि जैसे कि पहले के जो इकोनॉमी था, बहुत पहले अभी से एंशिएंट पीरियड में,
कि आप देखते होंगे जो भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे, तो गोल्ड्स का जितना वैल्यू होता था सेम वैल्यू उस मनी का भी होता था। अगर किसी भी गोल्ड कॉइन की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उस मनी की वैल्यू भी 100 रुपीज़ होगी। फियाट मनी कुछ डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी में आते हैं। हमारा सिस्टम फियाट मनी पर ही काम करता है। फियाट मनी में, क्योंकि फियाट मनी में कोई बैकिंग नहीं होता है, बशर्ते गवर्नमेंट अभी कुछ छोटे से अमाउंट को एज अ बैकिंग करके उसको रिजर्व रख करके मनी को प्रिंट करती है, लेकिन वह उसमें फुल आउट जो बैकिंग होता है जिसको हम बुलियन कहते हैं, बुलियन रख कर मनी प्रिंट करना, वह नहीं होता है। इसको एक लीगल टेंडर मनी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर यह मनी काम करती है। इसको फियाट मनी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम करने वाली पैसे को हम फियाट मनी कहते हैं। बशर्ते उसमें जो बुलियन रखा होता है, मीन्स कि उस बुलियन को रिजर्व रख करके उस मनी को प्रिंट नहीं करते हैं, मीन्स कि यह मनी को गवर्नमेंट शायद आपको कन्वर्ट करके नहीं देगी। इन द केस में अगर आप आरबीआई के पास जाते हैं या किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और आप यह कहना चाहें कि मेरे इस 500 रुपीज़ या जो भी अमाउंट का रुपी हो आपका, उसको सेंट्रल बैंक को अगर आप यह कहते हो कि मुझे इस पैसे को कन्वर्ट करके दो बुलियन में सिल्वर हो या गोल्ड हो या कोई भी प्रीशियस मेटल्स हो सकता है वो, तो उस पैसे को वह सेंट्रल बैंक कन्वर्ट नहीं करेगी। और जो यह रिप्रेजेंटेटिव मनी होता है वह एक ऐसा मनी होता है जिसके अगेंस्ट पूरा बुलियन रखना पड़ता है, उसके बाद ही उस पैसे को जो है सेंट्रल बैंक जो है प्रिंट करती है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो मनी थी ये बहुत पहले ऐसा कुछ सिस्टम था। अभी बहुत सारी कंट्री फियाट मनी पर काम करती है, बहुत सारी इकोनॉमी फियाट मनी पर काम करती है। हमारा देश भी फियाट मनी पर ही बेस्ड है। तो इस सिस्टम में जो क्या होता है कि एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है, जो प्रिंटिंग ऑफ मनी में थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि कैसे इंडिया प्रिंट करती है पैसे को। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इंडिया है, वहाँ पर इसी तरह के मनी को प्रिंट किया जाता है और यही सिस्टम है। अब क्योंकि यह जो करेंसी अथॉरिटी जो है इंडिया में वह आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ का जो है वह आरबीआई है और आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई करेंसी को प्रिंट करती है। आरबीआई जो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स जो पैसे से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ हो वह सेंट्रल बैंक आरबीआई बनाती है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, बहुत सारे काम करती है। वह मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है या कम है उस चीज़ पर भी काम करती है। उसके बाद जो यह मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को चेक करती है कि इन्फ्लेशन की क्या इस सिचुएशन से इकोनॉमी में, उसको भी चेक करती है। साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक को किस रेट पर पैसे देने हैं लेने हैं, इस चीज़ का भी चेक आरबीआई करती है। और भी एक्सेट्रा बहुत सारे काम आरबीआई करती है। साथ ही साथ आरबीआई जो है दो और काम करती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को भी रेगुलेट करती है। आरबीआई का बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, कभी इसको भी विस्तार से समझेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई बहुत सारे चीज़ों को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, इसके बहुत सारे काम हैं। तो यह मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है। तो मॉनेटरी सिस्टम मीन्स कि पैसे से संबंधित जो सिस्टम है, जो सेंट्रल बैंक जिसमें एक होता है, जो पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में एक सिस्टम बनाती है, जिस सिस्टम में एक सेंट्रल बैंक होता है जो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। इकोनॉमी में कैसे पैसे को रेगुलेट करना है, पैसे को मेंटेन करना है, इन्फ्लेशन को चेक करना हो, इन्फ्लेशन को चेक करने के साथ साथ उस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसे डेवलपमेंटल वर्क भी करने होते हैं, ग्रोथ भी करना होता है। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, मॉनेटरी सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई रेगुलेट और मेंटेन करती है। आरबीआई के बहुत सारे कामों में से एक काम है प्रिंटिंग ऑफ मनी, जो करेंसी अथॉरिटी आरबीआई के पास है वह है, जिसके अंदर हमें समझना है कि क्या हम पैसे को, जब आरबीआई के पास ही करेंसी अथॉरिटी है, प्रिंटिंग ऑफ मनी है, जब आरबीआई ही पैसे छापती है, तो क्यों ना पैसे को छाप कर ही सारे लोगों की गरीबी को ख़त्म कर दे। तो जो
मनी है जो भारत में, इंडिया में इस तरह से मनी पैसे को प्रिंट किया जाता है, उस सिस्टम को समझते हैं। यह दो तरह का सिस्टम है, एक है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और एक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1956 से पहले जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, उसमें 1956 से पहले आरबीआई एक दूसरे डिफरेंट तरीके से मनी को प्रिंट करती थी। 1956 से पहले मनी को प्रिंट करने के लिए आरबीआई को 40% रिजर्व रखना होता था, कि अगर 1956 से पहले आरबीआई मनी प्रिंट करना चाहती है, तो अगर उसने 100 रुपये के नोट को प्रिंट किया 1956 से पहले, तो उसमें उसको 40% बुलियन रखना होगा। बुलियन मीन्स जो गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में होता है, और जो 60% बाकी जो रिजर्व है उसको वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ होते हैं, बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड पर यह लिखा होता है कि गवर्नमेंट इस बॉन्ड के अनुसार इतने समय के बाद इतने पैसे देने के लिए लायबल होगी, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो इस फॉर्म में 60% पैसे को रिजर्व को रखना पड़ता है, और 40% उसी समय उसको सिल्वर और गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है। यह तो पीआरएस सिस्टम था। इस पीआरएस सिस्टम को हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1956 में अडॉप्ट किया गया था। जर्मनी एक ऐसा कंट्री था जो सबसे पहले इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, परंतु 1956 में जब इस सिस्टम को ख़त्म किया गया और इसके जगह पर एक नया सिस्टम को लिया गया जो एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इसमें सिचुएशंस बिल्कुल परिवर्तित हो गई। और इसी सिचुएशन को के बदलने के बाद लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि क्यों ना मनी को प्रिंट करके ही गरीबी को ख़त्म करे, क्योंकि यह सिस्टम कुछ ऐसा ही सिस्टम है। इसमें एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप रिज़र्व को रखकर अनलिमिटेड अमाउंट में मनी प्रिंट कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हो कि एक लिमिटेड रिज़र्व को रखकर आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकते हैं, तो क्यों ना प्रिंटिंग ऑफ मनी से ही हम बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क कर ले, या पॉवर्टी इरेडिकेशन कर दे, गरीब लोगों को पैसे दे दे। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि पैसे को प्रिंट करके सच में गरीबी ख़त्म किया जा सकता है? अगर अभी आरबीआई बहुत सारे पैसे को प्रिंट करती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है, तो क्या इससे गरीबी ख़त्म होगा? सोचिए। वीडियो को अंत तक देखने से पहले अगर नहीं पता चले तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एमआरएस के तहत क्या हुआ, 1956 में इसी कमीशन ने हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर जब इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था 1956 से पहले इस चीज़ को यह जो सिस्टम था पीआरएस वह चलता था। 1956 के बाद जब एमआरएस आया इसके जगह पर, तो इसका जो सिस्टम था इसमें यह था कि आपको 200 करोड़ रुपीज़ रिज़र्व रखना होगा, और 200 करोड़ रुपीज़ में से 115 करोड़ जो है होगा वह गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में होगा, मीन्स बुलियन के फॉर्म में होगा, और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी कुछ भी हो सकता है, वह येन हो सकता है, डॉलर हो सकता है, रूबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरे फॉरेन करेंसी को आप रख सकते हैं। 85 करोड़ और 115 करोड़ जो गोल्ड और सिल्वर हो, और इसको पूरा कैलकुलेशन 200 करोड़ होना चाहिए, 200 करोड़। तो जब आप इतना रिज़र्व रखते हैं, जब आप इतना रिज़र्व रख लेते हैं, 200 करोड़ रिज़र्व अगर आपने रखा, तो इस रिज़र्व को रखने के बाद आरबीआई जो थी वह किसी भी अमाउंट की मनी को प्रिंट कर सकती थी। 200 करोड़ बुलियन को, 200 करोड़ रिज़र्व को रखने के बाद दोनों फॉर्म में, या तो वह गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में हो या वह फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में हो, उतना रखने के बाद आरबीआई किसी भी अमाउंट की को प्रिंट कर सकती है। अभी इंडिया में यही करंट में एमआरएस सिस्टम चल रहा है। और अब मैं अगर आपको बताऊं
तो एमआरएस में अभी गवर्नमेंट 200 करोड़ बुलियन रखी होगी और अभी का जो करेंसी सर्कुलेशन इंडिया में वो लगभग 33 लाख करोड़ रुपीस है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बस 200 करोड़ रुपये बुलियन को रखकर, रिजर्व को रखकर आरबीआई 33 लाख करोड़ रुपीस का सर्कुलेशन का मनी प्रिंट कर चुकी है। तो जब इतनी मनी प्रिंट कर चुकी है तो क्यों ना और सही, और उसके बाद सारे गरीबी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जो भी आरबीआई मनी प्रिंट करती है वह पूरे ईयर को देखने के बाद डिमांड और सप्लाई के मैचिंग के तहत ही मनी सब को प्रिंट करती है, ऐसे मनी प्रिंट नहीं करती। यह जो मामला है डिमांड और सप्लाई के तहत मनी प्रिंट करना, यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बहरहाल इस दोनों सिस्टम के बाद इस तरह से मनी प्रिंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यह पहले का सिस्टम था, यह अभी का सिस्टम है, एमआरएस करंट सिस्टम। तो कितना भी अमाउंट की मनी को आरबीआई प्रिंट कर सकती थी इस सिस्टम के तहत। 1935 से पहले गवर्नमेंट ही सारे पैसे को प्रिंट करती थी। कुछ फैक्ट्स है, 1935 से पहले गवर्नमेंट ही सारे पैसे को प्रिंट करती थी, बट 1935 में 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1935 से पैसा प्रिंटिंग का काम आरबीआई के पास चला गया। तो प्रिंटिंग मनी जो अभी तत्काल भारत में करंट स्टेटस जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी का, वह आरबीआई मनी प्रिंट करती है। नोट्स, जितने भी नोट्स है ₹2 to 500, क्योंकि अब 2000 नोट को डीमोनेटाइज किया गया है, उसके वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो मनी जो नोट्स होते हैं, जितने भी नोट्स आप देखते हो वो सारे नोट्स आरबीआई प्रिंट करती है। और जितने भी क्वाइंस है, क्वाइनेज एक्ट 1956 के तहत सारे क्वाइंस और ₹1 का जो नोट होता है वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिंट किया जाता है, वह गवर्नमेंट प्रिंट करती है। तो यह जो कुछ फैक्ट्स था जो मैंने आपको बताया, यह जो प्रिंटिंग मनी के जो ब्रांचेज है भारत में, देवास एमपी में है, नासिक महाराष्ट्र में है, सेल्बोनी ईस्टर्न इंडिया और मैसूर साउथ इंडिया में, 4 जगह पर भारत में मनी प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद सारे मनी के प्रिंटिंग को पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया जाता है। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया कि मनी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जिससे वह पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, इन्फ्लेशन चेक करती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मनी सप्लाई में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है या मॉनेटरी सिस्टम है, इसमें इन्फ्लेशन को कैसे चेक करती है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हम नहीं करते प्रिंट करके, इससे क्यों गरीबी दूर नहीं होगी, और भी एक एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को चेक करना है, या इन्फ्लेशन जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी क्यों नहीं करना चाहिए। इसके 3 प्रभाव को हम देखते हैं, 3 इफेक्ट को देखते हैं। एक इफेक्ट जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पर होता है। अब जो मनी प्रिंटिंग है भारत में, मनी प्रिंटिंग का जो काम है वह आरबीआई करती है, कैश प्रिंट करना। अब कैश प्रिंट करना मीन्स M0 को बढ़ाना। M0 को हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। M0 मीन्स कैश, कैश मीन्स प्राइमरी मनी जो आपके पास होता है, आपके पर्स में होता है, उसी को M0 कहते हैं। अगर M0 इकोनॉमी में बढ़ा मीन्स कि आरबीआई ने मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट इसको इकोनॉमी में, मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जब यह पैसा मार्केट में आता है लोगों के पास, बैंक के थ्रू, डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारे थ्रू पैसा जब इकोनॉमी में आता है, तो जब पैसा गवर्नमेंट, बैंक आरबीआई के प्रिंटिंग के बाद इकोनॉमी में पैसे को लाती है किसी भी तरह से, बहुत सारे तरह से, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, मीन्स इकोनॉमी में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। मनी प्रिंटिंग हुआ ना, जब मनी प्रिंट होकर के इकोनॉमी में पैसा आएगा तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इस मनी सप्लाई के बढ़ने से स्वाभाविक है लोग डिमांड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे बहुत जगह, जिससे डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से आपको पता है प्राइस बढ़ने लगती है, और यह अंततः इन्फ्लेशन को राइज करता है। यह तो एक इम्पैक्ट हुआ कि ज़्यादा मनी को प्रिंट करने से हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाती है।
फिर भी यह जो मनी प्रिंटिंग है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ हो, अच्छे डेवलपमेंटल वर्क के लिए हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हुआ हो, अच्छे हॉस्पिटल बनाना हो, अच्छे कॉलेजेस बनाना हो, जो अंततः एक डेवलपमेंटल वर्क है, ग्रोथ वाला काम है, उसके लिए तो यह ज़रूरी है। तो उससे अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन है तो स्लाइटली इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा मनी सप्लाई होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो पब्लिक के लिए थोड़ा सा रिलायबल नहीं होता है। तो एक जो इसका रिप्रकशन है प्रिंटिंग ऑफ मनी का, जिसे इन्फ्लेशन होता है, वो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा अच्छा भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। सेकेंड केस समझते हैं। उस केस के लिए जो मैंने आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हर एक लोगों के दिमाग में होता है, आपके दिमाग में कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे दिमाग में भी हाल ही हाल हुआ था जब मैं एक नॉर्मल बालक था। सबके पास होता है कि क्यों ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करे सरकार, गवर्नमेंट पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया, आरबीआई ने मनी प्रिंट किया। मनी प्रिंट करना मतलब M0 का बढ़ना, जो क्योंकि कैश होता है। अब जब M0 कैश के प्रिंटिंग के बाद बढ़ा तो यह डायरेक्टली मार्केट में आता है, किसी भी थ्रू आए, गवर्नमेंट के थ्रू आए। अब क्योंकि इसको तो मनी इसमें तो हम सिर्फ डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे को, हर लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को पहुंचा रहे हैं पैसे जिनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमें गरीबी दूर करना है। सारे लोगों को हम पैसा बांटना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, मनी प्रिंट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसा तो वही लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और इससे पहले तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा, क्योंकि पैसा हम प्रिंट कर करके इकोनॉमी में दे रहे हैं। तो इससे मनी सप्लाई बहुत बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मैं इन्फ्लेशन पर नहीं जाऊँगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, वह तो स्वाभाविक है। इससे एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब किसी भी चीज़ का जो क्वांटिटी होता है, अगर वह बहुत ज़्यादा हो तो उसका जो वैल्यू होता है वह कम होने लगता है। अब जब यहाँ पर मनी सप्लाई इतना ज़्यादा होगा, ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए 3 एरो, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पैसे प्रिंट कर करके इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। इसे एक चीज़ होगा कि इसकी वैल्यू कमेगी, पैसे की वैल्यू कम जाएगी। और इसके पैसे की वैल्यू कमने के साथ साथ यह चीज़ होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर चलता है ट्रेड के लिए, यह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर आप इस वैल्यू जो कम हुआ यहाँ पर पैसे का जो वैल्यू यहाँ कम हुआ, अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि अभी 1 लीटर दूध, 1 लीटर जो मिल्क है उसका कीमत, मिल्क का कीमत, प्राइस अभी 5 रुपये है, जो नॉर्मल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी से पहले इतनी प्राइस है। अब क्योंकि मैंने बताया कि जब भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों के पास बहुत पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि दूध एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, हर लोगों को, हर बच्चे को चाहिए ही चाहिए। तो वैसे फैमिली जो शायद पहले उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मिल्क अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वह मिल्क डिमांड करेंगे। तो इससे होगा क्या कि मिल्क का जो डिमांड है बहुत बढ़ेगा। मिल्क का डिमांड तो पैसे प्रिंट होने पर बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई कहाँ से मैच कर पाएंगे हम? सप्लाई इसका मैच नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि इसका सप्लाई मैच नहीं होगा और लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे मिल्क का, और सप्लाई मैच नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, मिल्क का रेट जो है प्राइस इंक्रीज़ करेगा। यह आपको पता है, मिल्क का प्राइस इंक्रीज़ करेगा। और अब वह जो भी मिल्क आपको प्रोवाइड करता है, वह शायद अब आपको 70 to 80 रुपये डिमांड करे 1 लीटर दूध के लिए। इस चीज़ से आप यह समझे कि यहाँ पर जो है मिल्क का प्राइस नहीं बढ़ा है, क्योंकि पहले आप 50 रुपये में, 50 रुपये में 1 लीटर ऑफ दूध, मिल्क, 1 लीटर मिल्क खरीद पाते थे। लेकिन अब वह 50 रुपये जो है वह 50 रुपीज़
इतना सक्षम नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि वह 50 रुपये के वह 50 रुपये अब 1 लीटर दूध को, 1 लीटर मिल्क को खरीद पाए। यहाँ क्या हुआ कि इस पैसे की वैल्यू कम गई, इस 50 रुपये की वैल्यू इतनी कम गई कि अब इस 1 लीटर ऑफ मिल्क को नहीं खरीद सकता। और हमारा यह जो मनी है, यह जो हमारा रुपी है, वह वीक हो जाएगा, क्योंकि पैसा इतना है मार्केट में, इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि हर लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि पैसे की वैल्यू कम गई। और सप्लाई तो है ही नहीं उतना। अगर मिल्क का सप्लाई ही नहीं होगा तो किसी के पास कितना भी पैसा हो, क्या वह उस मिल्क को खरीद पाएगा? नहीं, मिल्क की प्राइस और बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू बहुत गिर जाएगी और इससे अंततः इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी ही होगी। तो इससे हम लोगों को पैसे दे करके एक समय के लिए उनके पास पैसे तो बहुत हो जाएंगे, बट उनको वह गुड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि गुड का सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं है। यह केस शायद आपको कुछ दिन पहले का याद होगा, ओनियन वाला जो केस था। ओनियन का प्रोडक्शन कम हुआ, ओनियन का प्रोडक्शन कम हुआ। ओनियन का प्रोडक्शन कम होने से ओनियन का प्रोडक्शन कम हुआ। ओनियन के प्रोडक्शन कम होने से क्या हुआ कि सप्लाई इसका मैच नहीं हो पाया, लेस सप्लाई कम था और इससे इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई हो गई। अब मान लीजिए उस समय 120 रुपये था 1 kg ओनियन का प्राइस, 120 रुपीज़। इस सिचुएशन को हम समझते हैं क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं है ओनियन का। अब वैसे लोग भारत में, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिन भर की जो अर्निंग होती है, पूरे डे की अर्निंग, वह 120 रुपीज़ होती है या 150 रुपये, 200। सिचुएशन बहुत साल पहले की है, तो उस समय शायद 120 रुपये एक दिन की अर्निंग हो लोगों की। अब जिन लोगों की अर्निंग ही 120 रुपये दिन की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वह ओनियन परचेज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे ओनियन परचेज। ओनियन परचेज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे ओनियन परचेज? अब इस समय हम क्या करते हैं, उन लोगों को पैसे प्रिंट करके दे देते हैं कि चलो गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करती है, बहुत पैसे प्रिंट करती है और सबको बहुत बहुत पैसे देती है कि जाओ भाई तुम ओनियन खरीद लो। अब क्योंकि पहले से ही ओनियन का सप्लाई कम है, डिमांड तो पहले भी था ही, जिससे ओनियन का प्राइस बढ़ा हुआ है। अब और लोगों के पास पैसा आ गया है क्योंकि मनी प्रिंट करके हमने इनको दिया ताकि ये लोग भी ओनियन खरीद सके, क्योंकि इनकी दिन भर की इनकम 120 रुपीज़ है, तो ये ओनियन खरीदेंगे कहाँ से? तो हमने उनको प्रिंट करके पैसे दिए कि लीजिए आप भी ओनियन खरीदिए। अब वह भी पहुँचेंगे ओनियन खरीदने के लिए 120 रुपये लेकर। इससे क्या होगा? क्या वह ओनियन खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ओनियन। ओनियन का यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं है हुआ है, यहाँ तो ओनियन का सप्लाई ही नहीं है। जब सप्लाई ही नहीं है तो हम इन्हें 120 रुपये दे दें या 120 रुपये या 2000 रुपये, फिर भी यह ओनियन नहीं खरीद सकते। ओनियन खरीद ही नहीं सकते, ओनियन का तो सप्लाई ही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के पास करोड़ रुपीज़ है उनको भी ओनियन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ओनियन का सप्लाई नहीं है। तो मनी प्रिंट करने से हम पैसे तो लोगों को दे सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज कहाँ से लाएंगे? गुड्स और सर्विसेज जब तक नहीं होगा तब तक वह पैसे किस काम का? अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, प्रिंट करके आपने हर लोगों को बहुत बहुत पैसे दे दिए, अब वो पैसे लेकर लोग जाएंगे डिमांड करने, तो हो सकता है कभी, ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, वेनेजुएला और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर सिचुएशन ऐसा हुआ कि वह लोग झोड़े में, बैग में पैसे ले लेकर जाते थे और थोड़ा थोड़ा गुड्स और सर्विसेज लेकर आते थे। अगर हम भी वैसा ही करेंगे, बहुत सारे पैसे को प्रिंट करके लोगों को दे देंगे, तो सेम सिचुएशन होगा। अगर 50 रुपीज़ अभी मिल्क की प्राइस है, 1 लीटर मिल्क की प्राइस, और क्योंकि मिल्क एक प्राइमरी गुड है, हर लोगों को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए,
कैल्शियम के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। तो क्या होगा कि सब लोग मिल्क का डिमांड करने लगेंगे। हालांकि यह अलग बात है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, फिर भी मिल्क का डिमांड या ऐसे बहुत सारे इसेंशियल गुड्स का डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि सप्लाई मैच नहीं हो पाएगा। हम कहाँ से उस चीज़ को सप्लाई करेंगे इतनी जल्दी? लोग तो, क्योंकि सबके पास हम पैसे तो फ्री में दे रहे हैं प्रिंट करके। अब हर गरीब, जो भी पहले गरीब थे या नॉर्मल थे या जो अब बहुत हाई लेवल के लोग हैं, अब क्योंकि सबके पास पैसा आ गया है तो सब इक्वल हो गए। अब सब लोग स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहेंगे, सब अलग अलग तरह के हाई क्वालिटी के चीज़ को डिमांड करेंगे। हमारे पास सप्लाई ही नहीं है उन सब चीज़ों का। अब जब सप्लाई ही नहीं है तो उस पैसे का क्या काम? तो आप बहुत बहुत पैसे लेकर जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा गुड्स और सर्विसेज मिलेगा। इसीलिए प्रिंटिंग ऑफ मनी इज़ नॉट द वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी। केवल मनी को प्रिंट करके, केवल पैसे को प्रिंट करके हम गरीबी दूर नहीं कर सकते, डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर सकते, ग्रोथ वाले काम नहीं कर सकते। हमें अगर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना है तो अंततः हमें गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होंगे, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करना होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाना, ह्यूमन को अच्छे से एजुकेट करना, अपने पॉपुलेशन को एजुकेट करना, उनको एक अच्छी हेल्थ देना, ताकि वह एक एसेट बन सके। एसेट बन करके वह अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज का अच्छा प्रोडक्शन करे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी। प्रिंटिंग ऑफ मनी इज़ नॉट द वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी। शायद मेरे इस वीडियो से अगर आपने पूरा देखा है तो शायद आपको कुछ मदद मिले। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक थैंक यू।